प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, कला के मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत हम जो ये ई व्याख्यान श्रृंखला में कला के मूलभूत तत्वों पर जो बात कर रहे हैं, उसमें प्रत्येक नए ई लेक्चर्स में पाठ्यक्रमानुसार प्रत्येक नए विषय वस्तु के साथ में मैं आपको ये ई लेक्चर बताता हूँ, जिससे कि आपको कला के मूलभूत तत्वों सिद्धांतों के बारे में, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में आपको समझने में, पढ़ने में, लिखने में और कला के मर्म को बात करने में बहुत अच्छी सुविधा रहे। इसलिए मैं नित नए ई व्याख्यान में नित नए पाठ्यक्रमानुसार विषय के साथ में आपसे बात करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्रिएटिव प्रोसेस। किस प्रकार रहता है, क्या है, तो क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत प्रकृति से जो है प्रेरणा लेकर कोई भी क्रिया करना, वो मानव जीवन का या मानव का स्वभाव रहा है। और सृजन से तात्पर्य आपका रचना करना से रहा है। कला मानव जीवन का मूल मंत्र है। कला आदर्श जीवन का प्रतिबिंब है। कला सामाजिक यथार्थ का जीवंत चित्रण है। कला भावों की संवाहक है। कला सृजनकर्ता के मनोभावों का परिचायक है। आदि अनेक वाक्यों के मध्य विभिन्न कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों में अनगिनत कलाकृतियों का सृजन किया। और भारतीय दृष्टिकोण में कलाकारों को सृष्टा तथा उनकी रचना को सृजन कहा गया है। काव्य शास्त्र में कवि अथवा कलाकार को सर्जक और काव्य या कला के रूप में सृजन कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक मानव ने सृजन में कई नए आयामों को समाहित किया है, जो कि पूर्णतः प्रकृति पर आधारित है। आदि मानव ने अपनी संवेदनाओं, भावनाओं को गुफाओं, कंदराओं, चट्टानों आदि पर विभिन्न माध्यमों से उकेरा है। पश्चिम में पुनर्जागरण काल में मानवतावादी दर्शन की प्रतिष्ठा के साथ साथ सृजन सिद्धांत को महत्व मिला है। आधुनिक काल में किसी कलाकृति में सृजन तथा सृजनकर्ता दोनों के महत्व को स्वीकार किया जाता है। कोई भी कलाकृति कला तत्वों के संयोजनों का परिणाम होती है और सृजनात्मक प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के अनुसार वे ही कृतियां सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है जो ईश्वरीय या प्रकृति की प्रेरणा के फलस्वरूप बनाई गई हो। महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने सौंदर्य व कलाकृति को देवीय प्रेरणा के स्थान पर मानवीय सृजन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। इस प्रकार सृजन प्रक्रिया संवेदना की स्थिति में कलाकार के संपूर्ण मानसिक वैशिष्ट्य की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। अर्थात कलाकृति मानव मस्तिष्क की वह सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपने अनुभवों को किन्हीं कला तत्वों एवं संयोजनों के सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है और अन्य के लिए संप्रेषित करता है। यह सृजनात्मक प्रवृत्तियां मानव के में सहज रूप से बाल्यावस्था से ही देखी जा सकती है। इन जन्मजात प्रवृत्तियों में बच्चे का रोना, हंसना, बोलना, चित्र बनाना आदि आती है। इन सहज प्रक्रियाओं का कला के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है तथा शिक्षा के विकास में भी यह महत्वपूर्ण है। इन प्रवृत्तियों की सहायता से कला की शिक्षा सहज, सरल और नैसर्गिक रूप से दी जा सकती है।
कला को कला शिक्षा को रंग और तुलिकाओं में न बांधकर, बल्कि कला में सृजनात्मक प्रवृत्तियों तथा मौलिक चिंतन की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, और इसी से ही मानव में संपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास होना संभव हो सकता है। सृजनात्मक प्रवृत्तियां और सौंदर्यानुभूति कलाकार की एक शक्ति है, जिसके विकास से शारीरिक, मानसिक और ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इसी के माध्यम से कलाकार की आत्मिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो सकती है। कला विचारकों एवं सौंदर्य शास्त्रियों के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सृजनात्मक प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताई गई है। प्रत्येक कलाकार इन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जो इस प्रकार है। निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, जिसको परसेप्शन बोलते हैं। कल्पना की प्रक्रिया, जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं। और सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, जिसको क्रिएटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो पहला आता है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, ऑब्जर्वेशन। सृजन प्रक्रिया में निरीक्षण या देखना पहली स्थिति है। निरीक्षण के द्वारा किसी वस्तु का रूपाकार का साक्षात्कार होता है। इसका कला में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका सीधा संबंध इंद्रियों से होता है। किसी भी वस्तु को भलीभांति अध्ययन करना, उसका रंग, आकार, रूप आदि का तुलनात्मक अध्ययन आदि कलाकार के विषय में महत्वपूर्ण बातें हैं। यही महत्वपूर्ण बातें कलाकार को सृजन के लिए प्रेरित करती है। निरीक्षण के माध्यम से कलाकार न केवल कलाकृतियों के बाह्य स्वरूप को अंकित करता है, अपितु वह उस वस्तु विशेष के आंतरिक भावों को भी सहृदय के लिए संप्रेषित करता है। सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ही आधुनिक कला में कई वादों यथा जैसे कि प्रभाववाद, बिंदुवाद तथा अभिव्यंजनावाद का विकास हुआ। अतः कला में निरीक्षण की प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। देन सेकंड आता है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया। सौंदर्यानुभूति कला की आत्मा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है एक कलाकार के लिए। जैसे श्रेष्ठ कला उन सहज अनुभूतियों का संकलन करती है जो सदैव संवेदनाओं और प्रभावों से संबंधित होती है। तो सौंदर्य का भाव होना किसी कलाकार के लिए या किसी सहृदय मतलब देखने के लिए कला में कलाकार को या सहृदय को सौंदर्य का भाव होना नितांत आवश्यक है। सौंदर्य कब आता है? जब हमारी इंद्रियां उसे ग्रहण करती है, अच्छे मन से ग्रहण करती है। अच्छे मन से ग्रहण करने का मतलब जिसके किसी कृति के पीछे सौंदर्य का भाव को एडॉप्ट करना, अपने मन में उतारना, तो सौंदर्य का भाव अनुभव करने का भाव कलाकार और जो लेने वाला है, जिसको सहृदय कहा गया है, दर्शक कहा गया है, उसको लेना आवश्यक है। अनुभूति मानव मन की एक क्रिया है जो सौंदर्य चेतना और रूप बोध के द्वारा हमें संतुष्टि देती है। विद्वानों ने अनुभूति को सहज ज्ञान, इंट्यूशन माना है। पाश्चात्य कला विद्वान रस्किन ने कला में सौंदर्य अनुभूति के महत्व को स्वीकार किया है। आरजी कलिंगवुड के अनुसार कलाकृति का लक्ष्य अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अचेतन मन की प्रेरणा से जो अनुभूति होती है वही कला को उत्पन्न करती है। टोलस्टॉय ने भी मानव जीवन में अनुभूति का महत्वपूर्ण स्थान माना है। भरत मुनि ने रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्वीकार किया है। इनके अनुसार अनुभवकर्ता संवेदनशील होता है जो सौंदर्य प्रिय होता है। नेक्स्ट आता है आपका कल्पना की प्रक्रिया, इमेजिनेशन। कलाकार के लिए कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कल्पना के लिए संवेदना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलाकार के मन में अनुभूति और ज्ञान के समन्वय से कल्पना का प्रादुर्भाव होता है।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस अभिव्यंजना अर्थात अभिव्यक्ति में आंतरिक भावों का प्रकाशन अथवा प्रदर्शन हो, सही अर्थों में वही कला है। कल्पना से ही बुद्धि और संकल्प को विशेष सामग्री मिलती है। कल्पना कलाकार की सृजनात्मक शक्ति मानी जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। आदिकाल से ही मनुष्य में अभिव्यक्ति करने की क्षमता होती है। वह जन्म से ही अपने भावों को दूसरों को कई माध्यमों से संप्रेषित करता है। सहज अभिव्यक्ति में किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु का दबाव नहीं होता, अपितु वह तो स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाती है। इसी कारण ये अभिव्यक्तियां स्वच्छंद व मुक्त कही जा सकती हैं और यह ही अभिव्यक्तियां कलाकार को सृजन के लिए प्रेरित करती हैं। यह अभिव्यक्ति चित्रकार अपने चित्रों से, मूर्तिकार मूर्ति से, संगीतकार संगीत से, नाटककार नाटक से आदि से इत्यादि से अभिव्यक्त करता है। अतः कलाकृतियां कलाकार के मस्तिष्क की वह प्रक्रिया है जहां वह अपने अनुभवों को निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो सृजनात्मक प्रवृत्तियों के बारे में बात की कि सृजनात्मक प्रवृत्तियां क्या होती है, किस प्रकार से सृजन और सहज अभिव्यक्ति कलाकार अन्य के लिए माध्यमों का सहारा लेकर संप्रेषित करता है, और सृजनात्मक अभिव्यक्तियां कलाकार किन किन स्टेजों से गुजरता है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जिसमें ऑब्जर्व करता है किसी वस्तु विशेष को, प्रकृति की। दूसरा होता है उसका ऑब्जर्वेशन के बाद में कैसे अनुभूत करता है, परसेप्शन क्या करता है उसके प्रकार से, और अनुभव के पश्चात वो उसके बारे में कल्पना करता है कि क्या क्या हो सकता है और क्या है। उसके बाद में उन सब थॉट को लेने के बाद में वो विभिन्न माध्यमों से सुंदर कलाकृति का सृजन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इन ई लेक्चर्स के माध्यम से जुड़े रहें। आपको मैं प्रत्येक ई लेक्चर में जो भी ये PDF नोट्स मैंने बनाए हैं, आपको जो दिए हैं, इनको मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इन ई लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। क्योंकि यह दिसंबर माह चल रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से इन ई लेक्चर्स को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और आपके सबमिशन के बारे में पिछले के ई व्याख्यानों में भी मैंने बताया कि सबमिशन कैसे बनाना है, कि आपको 100 से 150 के बीच में स्केचेस बनाने हैं, और स्केचेस A4 साइज में पेंसिल से आप कोई भी निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं स्केचेस के माध्यम से बना सकते हैं। और दिन के 2-4 स्केच बनाएंगे तब भी आपका जो मैंने टारगेट दे रखा है उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और हाफ इम्पीरियल साइज पे मैंने बताया था 2 से 3 तो पेंसिल शेडिंग का प्लेट, हाफ इम्पीरियल ड्राइंग शीट जो होती है उसका पूरी ड्राइंग शीट जो मार्केट में मिलती है उसकी हाफ इम्पीरियल साइज, और उसको हाफ इम्पीरियल साइज के बाद में आपको कलर के साथ में, छाया प्रकाश कलर के साथ में हाफ इम्पीरियल वो 4 से 5 कम से कम आपको सबमिट कराने हैं। तो आपको जब ये सबमिशन फाइल जमा करेंगे तभी आपके जो इसके नंबर है 30 नंबर हैं, तो 30 नंबरों का ही मार्किंग हो पाएगा। अगर जमा नहीं कराते हैं तो आपकी एब्सेंट कर दी जाएगी और आप चित्रकला विषय में फेल माने जाएंगे। तो आप इन ई लेक्चर्स को देखें, और जो आपके सहपाठी हैं, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनको भी ये ई लेक्चर्स आप साझा करें, उनको भी बताएं कि इस प्रकार का सिलेबस चल रहा है। तो निश्चित रूप से आपको उन सभी विद्यार्थियों की भी हेल्प करनी चाहिए। और मेरा यही कहना है कि आप कॉलेज कब खुलेंगे इसके भरोसे नहीं बैठे रहे हैं, आप इन ई लेक्चर्स को आप सुने तो आपको ये जल्दी समझ में आएंगे। और आप सबमिशन फाइल के ऊपर विशेष ध्यान लगाएं,
क्योंकि ये जनवरी या फरवरी में आपसे ले ली जाएगी, जिसकी मार्किंग 30 नंबर की। आप इस पे विशेष ध्यान लगाएं। इसी आशा के साथ में धन्यवाद।